इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके वेलोसिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके वेलोसिटी क्या होता है? दैट मिनिमम वेलोसिटी विथ विच द बॉडी हैज टू बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, हम अर्थ के सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड की ओर किसी पार्टिकल को फेंकते हैं। ये अर्थ है, मास m है। हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, उस मिनिमम वेलोसिटी को इसके वेलोसिटी कहते हैं। तो किसी वेलोसिटी को, किसी पार्टिकल को यहाँ से जब प्रोजेक्ट किए तो मान लो इन्फिनिटी की ओर चला गया, तो डिफिनेशन आप बदल सकते हो कि वह किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से उस मिनिमम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दें विच जस्ट एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल पुल से बच जाए, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बच जाए, इन अदर वर्ड्स इन्फिनाइट की ओर चला जाए। तो लेट कैपिटल एम, क्या मान लोगे? मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी, मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी जिसको तुम प्रोजेक्ट किया, आर रेडियस ऑफ अर्थ, आर रेडियस ऑफ अर्थ। अब हम जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो सरफेस से प्रोजेक्ट करते हैं और वह इन्फिनिटी की ओर चला जाता है। तो मान लो कि यहाँ से हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए, जिसका इसके वेलोसिटी वी था, तो वी क्या मान लेते हैं? इसके वेलोसिटी मान लेते हैं, इसके वेलोसिटी। तो बताओ, किसी पार्टिकल को यहाँ से फेंकेंगे, प्रोजेक्ट करते हैं, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी होता है प्लस सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कैलकुलस मेथड से भी हम लोग बना के देखते हैं, दो मेथड से देखते हैं। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसको प्रोजेक्ट किए, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी इक्वल टू इन्फिनिटी पर टोटल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनल का मतलब इन्फिनिटी पर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? ऑन द सरफेस, यहाँ पर इनिशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी एम स्मॉल एम बाई आर। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ स्मॉल एम को फेंके हैं प्लस हाफ एम वी ई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर, तो आर के जगह पर इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस जी एम बाई इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की ओर गया तो वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पर भी क्या हो गया? जीरो। काइनेटिक एनर्जी भी इन्फिनिटी पर जीरो हो गया। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो क्या हो गया? माइनस जी एम बाई आर प्लस हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर इजकल टू जीरो, समथिंग बाई इन्फिनिटी जीरो हो गया। सो हाफ एम वी स्क्वायर इजकल टू जी एम बाई आर, एगो एम उड़ा दिए। सो वी इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू जी एम बाई आर, देयरफॉर वी इजकल टू, स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट, ये इसके वेलोसिटी हो गया, ये इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। इसके वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ पर डिपेंड किया, रेडियस पर डिपेंड किया। अब हम लोग जानते हैं कि G इजकल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। सो जी एम इजकल टू जी आर स्क्वायर,
तो अब क्या हो जाएगा इसके वेलोसिटी 2gm के जगह पर gr² बाई r। सो दिस इज इक्वल टू एक आर कट गया 2gr। तो इसके वेलोसिटी 2gr हो गया। इसके वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ v इज इक्वल टू 2gr। हम इसका वैल्यू भी कैलकुलेट ऑन द सरफेस पर करते हैं। ये फार्मूला हो गया, वैल्यू निकालते हो 2g का वैल्यू 9.8, रेडियस हो गया 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को एसआई यूनिट में बदल देना। कैलकुलेशन करते हैं 64, ये डेसिमल हटा देंगे, 0 हट जाएगा, ये 2 हो गया, 49 का 7 हो गया, 64 का 8 हो गया, एक 0 हट गया, डेसिमल 2 0 के बदले 2 0, 8 7 56 दूना 112 मीटर पर सेकेंड। सो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया इसके वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। हम लोग इसका सेकेंड मेथड भी डिस्कस कर सकते। इंटरस्टेलर स्पीड, यदि किसी पार्टिकल को इसके वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दो, इफ v इज ग्रेटर देन इसके वेलोसिटी, तब क्या होगा? तब काइनेटिक एनर्जी इनफिनाइट पर जाकर 0 नहीं होगा, वह अर्थ के फील्ड से बाहर चला जाएगा। तो लेट v डैश इज इक्वल टू इंटर स्टेलर स्पीड। अब क्या हो जाएगा? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? माइनस gm1 m2 बाई r, स्मॉल m प्रोजेक्टेड बॉडी हो गया, और इंटरस्टेलर स्पेस में स्पीड v डैश मान लेते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। सो हाफ v² m उड़ा दिए, माइनस gm बाई r, m कट गया, हाफ v डैश का स्क्वायर, 2 से इंटू करते हैं। और अभी अभी बताए थे g इज इक्वल टू क्या होता है? g इज इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर। सो gm इज इक्वल टू gr स्क्वायर। तो यहाँ पुटअप करते हैं, हाफ से इंटू कर रहे हैं, v², 2 से इंटू कर दिए 2gm बाई r, 2 से इंटू कर दिए v डैश का स्क्वायर। सो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू v² 2gm बाई r, या इसका वैल्यू पुटअप कर देंगे, इसी का नाम है इसके वेलोसिटी। सिंस इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gm बाई r अंडर रूट, या जब वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो 2gr, दोनों एक ही हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके का स्क्वायर। ये इंटरस्टेलर स्पीड के लिए फार्मूला हो गया, जो ऑब्जेक्टिव में काम देगा बनाने में। अब हम लोग केपलर्स लॉ पढ़ते हैं। हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन पढ़ने जा रहे हैं। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होता है? तो पाथ ऑफ द प्लेनेट, path of planet around the sun, is an elliptical, is an elliptical path। ये क्या होता है? इलिप्टिकल क्या होता है? ये
ये इलिप्टिकल, ये मेजर एक्सिस हो गया और ये माइनर एक्सिस हो गया। ये माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, अंडाकार है। इस पाथ को इलिप्टिकल कहते हैं, इलिप्टिकल। ये पाथ हो गया इलिप्टिकल, पाथ इलिप्टिकल हो गया। इलिप्टिकल पाथ, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। एरिया क्या होता है? मान लो कि ये सन है, ये मान लो कि सन यहां है, तो जब प्लेनेट मोशन करता है, ये सन है, तो जो प्लेनेट मोशन करता है, तो जैसे जैसे दूर प्लेनेट रहेगा, मान लेते हैं यहाँ प्लेनेट है, तो यहाँ ये सन से ज्यादा दूर है तो तेजी से मोशन करेगा, और यहाँ क्या करेगा? जब सन से दूर है प्लेनेट तो स्लो स्पीड होगा। जैसे ये एरिया बनाया, P1 से P2 आया टी टाइम में, तो टी टाइम में जब सन के नजदीक प्लेनेट आएगा तो ये ज्यादा स्पीड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ P3 है, तो ये ज्यादा तेजी से मोशन करेगा, और इक्वल एरिया ये P4 पर आ गया। सेम टाइम में जब सन से दूर में है तो प्लेनेट का स्पीड कम होगा, और जब नजदीक आएगा तो ये तेजी से प्लेनेट घूमेगा। मतलब जो एरिया स्विफ्ट होगा टी टाइम में P1 से P2 तक, तो सेम टाइम में P3 से P4 एरिया इक्वल होगा। ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि सन से प्लेनेट दूर रहेगा तो स्पीड कम होगा, जब नजदीक रहेगा तो स्पीड प्लेनेट का ज्यादा होगा। तो लॉ ऑफ एरिया क्या होता है? एरियल वेलोसिटी of planet around the sun, around the sun, aerial velocity of planet around the sun is constant, that is aerial velocity da/dt होता है। एरियल वेलोसिटी da/dt को एरियल वेलोसिटी कहते हैं, एक कांस्टेंट हो गया। ये एरियल वेलोसिटी हुआ। सेकेंड लॉ के जगह अब क्या पढ़ेंगे? थर्ड लॉ। ये क्या होता है? लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। क्या होता है ये लॉ ऑफ पीरियड? तो प्लेनेट के द्वारा जो टाइम पीरियड होता है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, square of the time period directly proportional to the cube of the semi major axis, that is क्या बोले? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, ये जो रेडियस होगा इसका क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज द केपलर्स थर्ड लॉ हुआ। अब एक थ्योरी इंपॉर्टेंट हम लोग को इसके मदद से निकालो। डिराइव न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द बेसिस ऑफ केपलर्स लॉ, या केपलर्स लॉ का प्रूफ। मान लेते हैं स्कूल में आ जाए, प्रूफ केपलर्स थर्ड लॉ, प्रूफ केपलर्स थर्ड लॉ। क्या करेंगे? तो सोल्व करते हैं। लेट कैपिटल एम मास ऑफ सन, स्मॉल एम क्या ले लेंगे? मास ऑफ प्लेनेट, ले लेंगे। स्मॉल एम मास ऑफ प्लेनेट, आर डिस्टेंस बिटवीन देम,
क्या हो जाएगा, घूमने वाला प्लेनेट है। तो सबसे पहले F इजकल टू जी ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2 बाई आर स्क्वायर। प्लेनेट सन के लिए घूमता है तो घूमने वाला का नाम रख चुके हो सेंटीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव, तो सेंटीपिटल के जगह पर सेंटीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। एम हो गया मास ऑफ प्लेनेट, जी एम बाई आर स्क्वायर। एम और एम कट गया, वी स्क्वायर इजकल टू जी एम बाई आर। और सिंस वी इजकल टू ओमेगा आर, ओमेगा इजकल टू जानते हो 2 पाई बाई टी, सो यू पुट वी इजकल टू ओमेगा आर। वी इजकल टू आर, आर कट गया, आर बच गया, यहाँ पर एगो आर कटा दिए, आर स्क्वायर के जगह पर आर बच गया। वी का वैल्यू पुटअप कर दो, वी इजकल टू ओमेगा आर, तो वी इजकल टू 2 पाई आर बाई टी का होल स्क्वायर, जी एम बाई आर हो गया। और 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर इधर ले आते हैं, जी एम बाई आर क्यू। क्या बच जाएगा, सो टी स्क्वायर इजकल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, टी स्क्वायर इजकल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यू बाई जी एम। सो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, वेयर 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम कॉन्स्टेंट हो गया। ये केप्लर्स थर्ड प्रूफ हो गया। ठीक इसका उल्टा मान लेते हैं, क्वेश्चन दे दे डिराइव, क्वेश्चन दे दे डिराइव न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिराइव न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्वेश्चन दे दे आप लोग को। डिराइव न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिराइव न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केप्लर्स लॉ। तो जस्ट इसका उल्टा कर देना, केप्लर्स लॉ, केप्लर्स लॉ के मदद से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकालो। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है तो क्या करेंगे, एफ इजकल टू हमको निकालना है जी एम एम बाई आर स्क्वायर। आंसर क्या कर दोगे, लेट कैपिटल एम मास ऑफ सन, स्मॉल एम मास ऑफ प्लेनेट, आर डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। हमको निकालना है एफ इजकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो हम शुरू कैसे करेंगे, तो घूमने वाला प्लेनेट है तो घूमने वाला का नाम सेंटीपिटल फोर्स, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। वी इजकल टू अभी रखे थे, वी इजकल टू ओमेगा आर, तो वी इजकल टू एम, वी इजकल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, कट गया एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा इजकल टू 2 पाई बाई टी, सो 4 पाई स्क्वायर एम बाई टी स्क्वायर इंटू आर। फ्रॉम केप्लर्स लॉ, फ्रॉम केप्लर्स लॉ टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, सो टी स्क्वायर इजकल टू के आर क्यू। पुट इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एफ इजकल टू क्या बच गया देख लो, 4 पाई स्क्वायर एम आर, और टी के जगह पर क्या रख देंगे, के आर क्यू। कट गया, क्या बच गया, जो बचा वही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे देगा। क्या बच गया, एफ इजकल टू 4 पाई स्क्वायर बाई के एम बाई आर स्क्वायर, सो एफ proportional to m by r square. This is the proportional constant. This proportional constant replaced by this proportional constant. So f is equal to g m small m by r square. This is the Newton's law of gravitation from the Kepler's law. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट